So we have already completed chapter 3 matrices. Let us recall in 5 to 6 minutes what we have already done in matrices. What we did in matrices was, first, matrices were rectangular or square arrangement of numbers or functions. Second, इनके एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है ए आई जे, जहाँ आई है रो का नंबर और जे है कॉलम का नंबर, मतलब रो नंबर हमेशा पहले लिखा जाएगा. देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m बाय n, जहाँ m होता है रोज़, n होता है कॉलम. एक और चीज़ आपको इसमें याद होगी कि अगर ऑर्डर है m क्रॉस n तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी इन द मैट्रिक्स वर mn. यानी अगर ऑर्डर है 2 इंटू 3 तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसमें 6 होंगे. फिर हमने पढ़ा था डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें रो और कॉलम का नंबर सेम होता है. A11, A22, A33 एंड सो ऑन, उन्हें डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं. ये डायगोनल एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके बाद काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने किया रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका एक रो होता है लेकिन कॉलम आप जितने मर्जी ले लीजिए. कॉलम मैट्रिक्स जिसमें रो आप जितनी मर्जी ले लीजिए, कॉलम एक ही होगा. ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते थे. स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता था, जिसके कॉलम और रो ये दोनों नंबर सेम होते थे. ठीक है ना. अब स्क्वायर मैट्रिसेस के बहुत सारे काइंड्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो पहला काइंड है डायगोनल. डायगोनल ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो थीं. डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे. और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ज़ीरो होते हैं. स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ही हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में जो एंट्रीज़ होंगी वो बिल्कुल एक जैसा नंबर होगा. आइडेंटिटी ये भी डायगोनल यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं और डायगोनल पर सिर्फ 1 लिखा हो सकता है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे थे, जिनमें ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल था. स्क्यू सिमेट्रिक कैसे थे, जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के सारे साइंस चेंज कर देता है, यानी ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा. सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज वॉज इक्वल्स टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज वॉज इक्वल टू माइनस ए. इसीलिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे ज़ीरो थे. किसके, स्क्यू सिमेट्रिक के. इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे ज़ीरो होने चाहिए, ये उसकी एक पहचान भी है स्क्यू सिमेट्रिक की. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके स्क्वायर मैट्रिसेस हैं. डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं. फिर आपने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ऑर्डर्स मस्ट बी सेम. ऑर्डर्स जब सेम हो जाएं तब हम एलिमेंट वाइज एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब, स्केलर का मतलब होता है कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स को. तो अगर बाहर k लिखा है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ये k ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ मैट्रिक्स ही ख़त्म हो जाएगा. फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो कोई भी दो मैट्रिसेस जिनमें से फर्स्ट का कॉलम नंबर और सेकंड का रो नंबर एक जैसा हो जाए, ये दोनों चीज़ें मैच कर जाएं, ऐसे दो मैट्रिसेस को आप प्रोडक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो. इन दोनों को प्रोडक्ट करने से आपको एक मैट्रिक्स मिलता है ए बी, जिसका ऑर्डर होगा ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स m इंटू पी, m बाय पी, ये प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा. इसके बाद हमने क्या किया था, एलिमेंट्री और एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे. इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप एक रो को किसी दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज कर देते हो. तो एरो दोनों तरफ लगा है, ये वाली रो इसकी पोजीशन पे चली जाएगी, ये वाली रो इसकी पोजीशन पर आ जाएगी. ये इंटरचेंज है, इसमें पोजीशन चेंज होती है, एलिमेंट चेंज नहीं होता. सेम चीज़ कॉलम के साथ हो सकता है. नेक्स्ट, आप किसी भी रो को उसके अपने ही मल्टीपल में बदल सकते हैं. R1 को 2 टाइम्स R1 में बदल सकते हो, -2 टाइम्स R1 में भी बदल सकते हो.
इसी तरह आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो, लेकिन जो रो आप मल्टीपल लेना चाहते हो वो अपने ही मल्टीपल में बदलेगी, किसी और दूसरे रो के मल्टीपल में नहीं बदल सकती। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप कोई भी दो अलग अलग रोज़ को प्लस करना चाहते हो। तो जब हम दो रोज़ को प्लस कर सकते हैं तो हम 3 को भी प्लस कर सकते हैं, हम 4 को भी प्लस कर सकते हैं। जब हम दो रोज़ को प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट रो में दूसरी रो को प्लस करने से पहले उसका मल्टीपल भी ले सकते हो, क्योंकि मल्टीपल तो यहाँ अलाउड है। तो R1 में आप R2 सिंपल जोड़ सकते हो, R1 में आप 2 टाइम्स R2 जोड़ सकते हो, R1 में आप 3 टाइम्स R2 जोड़ सकते हो। जब हम मल्टीपल की बात करते हैं तो वो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। मतलब आप मल्टीप्लाई करते वक्त सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप 3/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो एक्चुअली आपका फिर डिवीज़न बन जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, R1 को अगर आप मल्टीपल में चेंज करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 टाइम्स R1 ही कर रहे हो, आप इसको 1/2 R1 भी कर सकते हो, और तब आपको ये देखने में लगेगा जैसे कि डिवीज़न हो रही है। ये तो आप इसको 3/2 R1 में भी चेंज कर सकते हो। मतलब -3 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन 2 से डिवाइड कर रहे हो सारे एलिमेंट्स ऑफ R1 को। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यही चीज़ इस मल्टीपल के साथ भी है। आप 2 टाइम्स ले सकते हो, 3 टाइम्स ले सकते हो, 1/2 टाइम्स ले सकते हो, -3/2 टाइम्स ले सकते हो। यही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नीचे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, व्हाट कैन नॉट बी डन इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या नहीं कर सकते। R2 कैन नॉट बी चेंज टू द मल्टीपल ऑफ R3। ये एक एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ, कोई भी रो किसी दूसरी रो का मल्टीपल नहीं बन सकती। R1 को जब हम चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप कभी भी कॉलम प्लस नहीं कर सकते। रो की ट्रांसफॉर्मेशंस में सारी रोज़ आएंगी। आप कभी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते जहां आप रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो या रो को रो से ही डिवीज़न कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिर्फ नंबरों से होता है। रो और रो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, रो और रो आपस में डिवाइड नहीं होते। सेम चीज़ कॉलम के साथ भी है। हम क्या क्या कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, व्हाट कैन बी डन इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। R1 और R2 का कंप्लीट इंटरचेंज हो सकता है। R1 को आप कितने भी मर्जी रोज़ आप आपस में प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। R1 को आप किसी भी दूसरी रो के मल्टीपल के साथ प्लस या माइनस कर सकते हो। सेम चीज़ कॉलम के साथ की जा सकती है। इसके बाद हम लोगों ने किया था इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें एक ऐसा मैट्रिक्स B ढूंढना था जिसको अगर आप A से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर मिल जाए। तब ये B जिसको आप A से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हो, यही है आपके A का इन्वर्स। ये अब हमने निकाला कैसे था। हमने दो तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस की थी, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो में आप स्टार्ट होते हो A = IA से, कॉलम में आप स्टार्ट होते हो A = AI से। और इसमें हमने ऑर्डर कौन सा फॉलो किया था। सबसे पहले इस वाले में हम 1 बनाते हैं, फिर इधर 0 बनाते हैं, फिर इधर आकर 0 बनाते हैं, फिर आप डायगोनल एलिमेंट 1 पर जाते हो, यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इधर आकर 0 बनाएंगे, फिर इधर डायगोनल एलिमेंट 1 बनाएंगे, फिर इधर 0 बनाएंगे, फिर इधर बाकी सारे एलिमेंट 0 बनाएंगे। जब आप कॉलम को यूज़ कर रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पर 1 बनेगा, फिर यहाँ पर 0, फिर इसके बाद यहाँ 0, फिर आप इधर डायगोनल एंट्री 1 पर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ 0, फिर इधर फिर से डायगोनल एंट्री 1, फिर यहाँ पर सारे अब जो बाकी बचे हुए ज़ीरोज़ हैं वो बनाए जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। एक तो इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिक होता है। ये इन्वर्स कैसा होगा, यूनिक होगा। ए इन्वर्स का दोबारा से इन्वर्स ले लें तो आपको अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिलेगा। दूसरा, ए को अगर उसके इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद जो आपकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, अगर आप दो मैट्रिसेस को प्रोडक्ट कर सकते हो
प्रोडक्ट करने के बाद आप इन्वर्स लेना चाहते हो तो आपको, अगर ए बी का इन्वर्स आपको लेना है तो आपको बी इन्वर्स को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर आप कर दें तो इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का प्रोडक्ट है, मतलब ये बी जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स पहले आता है। आप इस चीज़ को उल्टा नहीं कर सकते। ए बी का इन्वर्स इज़ बी इन्वर्स ए इन्वर्स। देन ए ट्रांसपोज का अगर आप इन्वर्स लेना चाहें तो वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स ए देता है, ठीक है ना। ए बी अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं और इसका ट्रांसपोज आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्वर्स की तरह पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ये दोनों चीज़ें बराबर आएंगी। पहले आपने प्रोडक्ट कर दिया ए बी और उसका ट्रांसपोज लिया, इसका एक आंसर आएगा। और दूसरी तरफ बी ट्रांसपोज पहले ले लो, ए ट्रांसपोज बाद में ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा ये दोनों सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी इन्वर्स की और ट्रांसपोज की कुछ कुछ मिलती जुलती है। ए बी प्रोडक्ट का इन्वर्स इज़ बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ए बी प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसमें मिलती जुलती हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है? ए इन्वर्स का इन्वर्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ए होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही होता है। अब कौन सी चीज़ इसमें नहीं मिलती? ए प्लस बी या ए माइनस बी का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है प्लस माइनस पर, लेकिन इन्वर्स के साथ ऐसा नहीं है। लास्ट इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ रिपीट करूँगी क्योंकि इसमें ट्रांसपोज और इन्वर्स दोनों आते हैं। तो ए ट्रांसपोज का अगर आप इन्वर्स लेना चाहें और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लेना चाहें, ये दोनों सेम आएगा। सो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लो या ए इन्वर्स का ट्रांसपोज लो, ये एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद अपने लास्ट प्रॉपर्टी क्या किया था? अगर ए आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाय n, तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये पार्ट आपका सिमेट्रिक होता है, ये पार्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, रिमेंबर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में बदल सकते हैं। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोथ है, दोनों हैं, तो वो सिर्फ ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स इज़ बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इतना हम लोगों ने मैट्रिसेस में कर लिया है। Works only for square matrices. Next, determinant is a unique number associated with a square matrix. So remember, it is a number. It is a unique number. Okay. So what a determinant does? डिटर्मिनेंट क्या करता है? ये एक फंक्शन की तरह काम करता है। फंक्शन याद है ना, एक इनपुट होता था, एक आउटपुट होता था। तो डिटर्मिनेंट क्या करता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेता है और कुछ मेथड लगाकर इसको किसी नंबर के साथ कनेक्ट कर देता है। तो ये एक फंक्शन की तरह काम करता है जिसका इनपुट तो है स्क्वायर मैट्रिक्स और आउटपुट है एक नंबर। ये बात याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट असल में सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बदल देता है एक नंबर में। दिस नंबर इज़ यूनिक। एक ही डिटर्मिनेंट के 25 आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की।
ये भी मैं जनरल बात बता रही हूँ, फिर डिटेल में चलेंगे क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है। नाउ रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपके पास मान लीजिए एक ए है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर है उसका n बाय n। तो हम जब डिटर्मिनेंट ए की बात करेंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बट रिमेंबर डू नॉट कंफ्यूज इट विथ एब्सोल्यूट वैल्यू, डू नॉट कंफ्यूज determinant A with मॉड्यूलस ऑफ ए। मॉड्यूलस ए का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू से इसको कंफ्यूज नहीं करिए। अगर हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है, अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये सिंबल एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है। क्योंकि हम अभी मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो जब भी कोई मैट्रिक्स इन दो बार्स के बीच में लिखा जाएगा, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, वी आर टॉकिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, अगर वो नेगेटिव हुई तो आप नेगेटिव ही रखेंगे, अगर वो पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव ही रखेंगे। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, एक तो आप ये याद रखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात आप इसको अच्छे से इसको याद रखेंगे ना। अब हम बात करते हैं कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों लेता है, ये बाकी मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट काम क्यों नहीं करता। तो उसके लिए आपको याद होगा मैट्रिसेस के बहुत सारे यूजेस होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। उनमें एक एप्लीकेशन थी जब आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। मैट्रिसेस का एक काम था सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। तो वो सॉल्व कैसे करता था, जैसे मान लीजिए आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल वाली, इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो जिसमें लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है तीन वेरिएबल वाला। मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, आप कितनी भी लीनियर इक्वेशंस और कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं। जो बात एक छोटे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, सेम बात n इक्वेशंस के लिए भी एप्लीकेबल होगी। इसीलिए हम बहुत बड़े बड़े सिस्टम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा जो हम बात इसके लिए कह रहे हैं वही आगे 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन 6 इक्वेशन 10 इक्वेशन के लिए भी सही होगी। बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 इक्वेशन ज़रूरी होती हैं, जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो 3 इक्वेशन ज़रूरी होती हैं। जब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदला था तो आपको याद होगा हमने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया था A1 A2 B1 B2, एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाया था x y, और एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाया था C1 C2 का। सेम यही चीज़ हमने यहाँ भी की थी, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, एक हमारा बना था वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, और एक हमारा बना था कांस्टेंट मैट्रिक्स D1 D2 D3। तो ये था हमारा a, ये था हमारा x और ये b के इक्वल थे, ये था हमारा a, ये था हमारा x, ये b के इक्वल थे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं। मैं दोबारा एक क्रॉस लगा नहीं रही हूँ ना। ये सारा का सारा दारोमदार तो a के ऊपर था, बिकॉज जब हम x निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, a इन्वर्स b करते हैं। यहाँ भी यही करेंगे, x निकालेंगे तो a इन्वर्स b, x ही तो चाहिए हमें। ये है ना मैट्रिक्स हमारा x, जिसमें हमारे सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं। ये रहा हमारा मैट्रिक्स x, सारे वेरिएबल मौजूद हैं। तो अगर मुझे वेरिएबल चाहिए तो मुझे मैट्रिक्स x चाहिए, और x कैसे निकाला था, a इन्वर्स b से निकाला था। यानी सारा का सारा दारोमदार इस a पर है, इस a पर है। अब इस a को ध्यान से देखो, ये कैसा मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये 2/2 है, यहाँ पर ये 3/3 है। यानी जिस मैट्रिक्स को हम सबसे इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसीलिए हमारे डिटर्मिनेंट्स भी स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही बनाए गए हैं। ये एक ऐसा नंबर बनाया गया है विच वर्क स्पेशली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, क्योंकि हम जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मैट्रिसेस फॉर्म में लेकर आते हैं तो जो मैट्रिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, जिसके बगैर x निकलेगा ही नहीं, वो खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसीलिए डिटर्मिनेंट्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही होते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ आप ज़रा ध्यान से देखेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। अब मैं आपको कुछ जनरल बातें और बता देती हूँ, फिर इसको डिटेल में करेंगे।
सो ये स्क्वायर मैट्रिसेस क्यों होते हैं ये तो समझ में आ गया। अब ये यूनिक नंबर कैसे निकाला जाएगा। ये डिटर्मिनेंट एक ऐसा यूनिक नंबर है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर में बदल देता है डिटर्मिनेंट। तो कैसे करेंगे देखो। तो बच्चों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस कितने तरीके के होते हैं आपको पता है। स्क्वायर मैट्रिसेस में रो और कॉलम नंबर सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ऑर्डर ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। 1 by 1 का मतलब रो भी एक ही होगी, कॉलम भी एक ही होगा, यानी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ये 1 में ठीक से बना देती हूँ वरना ये अजीब सा लगेगा। सो A इज इक्वल्स टू A, ये आपका 1 by 1 मैट्रिक्स है। इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है ना। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इन दिस केस डिटर्मिनेंट ऑफ A, जिसको हम सिंबल 2 बार्स के बीच में लिखते हैं, दिस इज़ द एलिमेंट A1 इटसेल्फ, एलिमेंट A1 इटसेल्फ, यानी ये A1 ही आएगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। इफ़ A इज़ दिस, then determinant A will be 2, the element itself. If A is -2, then determinant of A will be, remember this is not modulus, so -2. If A is -3/2, then determinant of A is -3/2. आई होप आपको 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट समझ में आ गया है। 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, द नंबर इटसेल्फ। तो डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन हुआ, प्रोसेस क्या है। जब 1 by 1 मैट्रिक्स होगा तो ये मैट्रिक्स किस नंबर से जाके जुड़ जाएगा, अपने ही एलिमेंट से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अब इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। सो 2 by 2 मैट्रिक्स में मैं ले रही हूँ A को, ये था ना हमारा ये वाला, ये याद है ना, ये भी तो 2 by 2 मैट्रिक्स है, ये वाला, इसको ले रही हूँ। तो जनरली हमें सिर्फ 2 रोज 2 कॉलम ही तो चाहिए, रिप्रेजेंटेशन वैसा ले रही हूँ ताकि उससे कनेक्ट करने में मुझे आसानी हो। तो ये ले लिया मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इन दिस केस, रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। व्हाट यू डू इज A1 इंटू B2, B1 इंटू A2 और दोनों की वैल्यूज़ को माइनस। सो A1 इंटू B2, B1 इंटू A2 और दोनों की वैल्यूज़ को माइनस किया। दिस इज़ द नंबर विच गेट्स एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, A1 B2 माइनस B1 A2। दिस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A ऑफ द ऑर्डर 2 by 2। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, वो अपना डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेगा, A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। अब ये ऐसे ही क्यों बना है ये अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इसका सिर्फ मेथड समझ लो क्योंकि ये मुझे पीछे कहीं से कनेक्ट करना है। सो डिटर्मिनेंट A फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 इज़ A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब इसको ध्यान से देखो, हमारे पास ये 2 by 2 मैट्रिक्स आया कहाँ से था, ये आया था इस लीनियर इक्वेशन से। ठीक है ना। अगर आपको 10th के प्रोसेसेस याद हों तो हमें एक यूनिक सोल्यूशन चाहिए होता है हमेशा। आप क्वेश्चंस को तभी सॉल्व करते थे जब उसमें यूनिक सोल्यूशन होता था। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में भी हमें आंसर्स नहीं चाहिए होते थे और नो सोल्यूशन में तो आंसर्स आते ही नहीं थे। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन अगर आपको याद हो, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 था। याद है ये कंडीशन, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 से हमें यूनिक सोल्यूशन मिलते थे। किसके, X के और Y के यूनिक आंसर्स मिल जाते थे।
ज़रा इस कंडीशन को हम आगे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A1 इंटू B2 नॉट इक्वल टू B1 इंटू A2, B1 इंटू A2, ये आ गया। अब ज़रा इस B1 इंटू A2 को ट्रांसपोज करो, A1 इंटू B2, ये ट्रांसपोज होकर यहाँ प्लस था उधर जाकर माइनस B1 इंटू A2, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा, 0। तो ये कंडीशन थी किसकी, अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए। आपको मेरी ये बात समझ में आ गई। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए था हमें, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब इसी कंडीशन को हम आगे ढंग से सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है A1B2 माइनस B1A2 नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ज़रा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 का भी आंसर यही है, A1B2 माइनस B1A2। तो बस डिटर्मिनेंट हमारी मदद कैसे कर रहा है, डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगी 2/2 में। अगर ये ज़ीरो आ गई, हमें ज़ीरो नहीं चाहिए देखो यूनिक सोल्यूशन के लिए, अगर ये ज़ीरो आ गई तो आप कहोगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमें यूनिक सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे। मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहरा देती हूँ। हम जान गए हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए A1B2 माइनस B1A2 ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हमने डिटर्मिनेंट भी तो यही डिस्क्राइब किया है। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हुए इस वैल्यू का आंसर ज़ीरो आ जाए तो आप कहोगे यूनिक सोल्यूशन नहीं है। यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो इन्वर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, x आएगा ही नहीं। यानी यूनिक, अब इन दोनों चीज़ों को मैं कनेक्ट कर रही हूँ। यूनिक सोल्यूशन फॉर x, मैट्रिक्स x याद है ना, एक्स वाई वाला, will exist, solution for x will exist when this value is not equal to 0, A1 B2 minus B1 A2 is not equal to 0, ये यहाँ से पता लग गया। बट ये वैल्यू है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। सो यूनिक सोल्यूशन कब आएंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे, ए इन्वर्स विल एग्जिस्ट। ए इन्वर्स की बात क्यों कर रहे हैं, देखो एक्स का आंसर कौन देता है, ए इन्वर्स इंटू बी देता है ना। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ जाए तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए A inverse will exist when determinant A is not equal to 0। A inverse कब exist करेगा, when determinant of A is not equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे दो तरीके के मैट्रिसेस आ जाते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है इस मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो ज़ीरो है। नॉन सिंगुलर का मतलब है इस मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनता है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना है। नॉन सिंगुलर के लिए भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशंस किसके लिए एग्जिस्ट करेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट हियर। A inverse will also exist, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हम मैट्रिक्स में वापस जाकर सोचें तो अगर वहाँ पर भी आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी इन्वर्स निकालने के लिए आ जाता है तो आप रफ में एक बार डिटर्मिनेंट A निकाल कर देख लो।
डिटर्मिनेंट ए अगर ज़ीरो आ जाता है तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। डिटर्मिनेंट करता क्या है? डिटर्मिनेंट का काम है आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूनिक सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा ये बताना, साथ में किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बताना। तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो जाए तो। मैंने ठीक बोला है? एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो जाए। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं।